तो नमस्कार। आज हमारा आईपीसी का लेक्चर हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, आईपीसी के लेक्चर में हम मोटी मोटी जो चीज़ पढ़ेंगे जो छत्तीसगढ़ जुडिशरी के लिए इम्पोर्टेंट होगी, हम सिर्फ उस पर फोकस करेंगे। क्या है, अगर आप 5 साल का पेपर उठा के भी देखोगे तो छत्तीसगढ़ जुडिशरी में सिर्फ सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, या तो क्या बनते हैं, इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसकी कि भैया आईपीसी का सबसे पहले क्या है, तो आईपीसी 1860 की आईपीसी है। इसका जो एक्ट नंबर बोला जाता है वो एक्ट नंबर आपका 45 है। आपका जो इनेक्टमेंट डेट है, क्या है आपकी जो इनेक्टमेंट डेट है वो कितनी है, आपकी इनेक्टमेंट डेट 6 अक्टूबर 1860। एनफोर्समेंट डेट की अगर मैं बोलूं तो ये कौन सी है आपकी, 1 जनवरी 1862। ये वाली चीजें याद रखना। उसके बाद आपका ये जो आईपीसी है, आईपीसी का अगर मैं बोलूं फादर कौन है भैया, तो आपके लॉर्ड मैकाले हैं। ये कौन है, आपके लॉर्ड मैकाले आपके फादर हैं आईपीसी के। देखो ये जनरल चीज है, ठीक है, तो इतनी चीज आपको पता होनी चाहिए। एक्ट नंबर 45 1860 का है। अब मैं अगर बात कर लूं कि इसकी सेक्शन के बारे में, इसकी सेक्शन के बारे में, इसकी सेक्शन के बारे में, इसकी सेक्शन जो बोलती है, इसकी सेक्शन बोल रही है पहली वाली। किसकी वाली, पहली वाली। ये बोल रही है कि भैया सेक्शन पहला बोलता है एक्सटेंड नाम और उसके प्रवर्तन के विस्तार। मतलब हर एक्ट में 3 चीजें देखने मिलेगी आपको, बोलेगा शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड और कमिटमेंट। लेकिन इसमें ये चीज आपको देखने नहीं मिल रही है। आपको सीधा सीधा आपको टाइटल मिल रहा है और एक्सटेंशन ऑफ ऑपरेशन कोड लिखा है। क्या लिखा है, एक्सटेंशन ऑफ ऑपरेशन कोड। मतलब इसका जो सेक्शन में अगर पार्ट देखो तो शॉर्ट टाइटल में क्या नाम चल रहा है आपका, शॉर्ट टाइटल में अगर नाम बोल रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपका बोल रहा है इंडियन पीनल कोड, इंडियन पीनल कोड, है ना। और इसके बाद ईयर नहीं है, ये याद रखना, है ना। अगर छत्तीसगढ़ पूछ लिया जाए और यहाँ पे 1860 लिख दिया, मतलब आपको गलत कर देगा वो, है ना। 1860 नहीं है यहाँ पे आईपीसी में। एक ये खास बात यहाँ पे देखने मिलती है, ठीक है। होल ऑफ इंडिया पे इसका क्या है, पूरा एक्सटेंशन है। इसका विस्तार कहाँ है, होल ऑफ इंडिया पे। जम्मू कश्मीर कब एक्ट किया गया था, 31 अक्टूबर 2019। ठीक है, ये वाली चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। चलिए अब हम अपनी स्पीड को थोड़ा सा मेंटेन करके हुए चलते हैं। क्या बोला है आपका, सेक्शन 2। सेक्शन 2 ये बोल रहा है कि भैया अगर आपने भारत के भीतर अपराध किया है तो प्रत्येक व्यक्ति को, और प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह सिटीजन हो चाहे वह नॉन सिटीजन हो, मतलब ये बात करता है एवरी पर्सन की। ठीक है, किसकी बात करता है, एवरी पर्सन, चाहे वह सिटीजन हो। पहली चीज तो आपको याद रखना है, सिटीजन हो चाहे वह नॉन सिटीजन, दोनों के बारे में बात कर रहा है। और इनने अगर भारत के बाहर अपराध किया, भारत के अंदर क्या किया गया है, कोई ऑफेंस कर दिया है, इसको मार दिया है इस व्यक्ति को, तो ये क्या होगा, ये ऑफेंस बनेगा, ये अपराध बनेगा। ठीक है, सेक्शन 2 अकेला इतना बात कर रहा है। आपका सेक्शन 3 क्या बात कर रहा है, आपका सेक्शन 3 बात कर रहा है कि भारत के बाहर, क्या, भारत के बाहर, लेकिन भारत की विधि से आप क्या करते हो, लाइबल रहते हो। मतलब अगर ये कौन है, ये मेरा नाम ले लेता हूं, ये कौन है, विजय नाम का एक लड़का है, ये भारत में रहता है, ठीक है, लेकिन ये भारत के बाहर गया और इस पे क्या भारत की एप्लीकेबिलिटी लगती है, मतलब भारत का आईपीसी इस पे क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये भारत का नागरिक है। और ये अगर भारत के बाहर, मान के चलो अमेरिका में घूमने गया था और मैंने क्या कर दिया, ऑफेंस कर दिया है, ठीक है, तब मुझे क्या करा जाएगा, भारत के, अगर मैं आईपीसी के अधीन पनिश किया जा सकता हूं, तो मुझे जब भी आऊंगा तो आईपीसी के तहत मुझे क्या होगी, पनिशमेंट होगी। ये वाली बात इसमें बोली है। मतलब सेक्शन 3 को क्या बोला जाता है, एक्स्ट्रा एडिशन। इसको क्या बोला था, है इंट्रा टेरिटोरियल, इसको एक्स्ट्रा एडिशन या एक्स्ट्रा टेरिटोरियल। ठीक है, ये वाली बात आपको समझनी पड़ेगी। जैसे कि सेक्शन जो 2 है, अगर भारत के भीतर अगर कोई अपराध कर देता है तो 6 लोगों को छूट बताई गई है। एक तो आपको सोवरेन अथॉरिटी होती है, जो आपका अम्बेसडर वगैरह होते हैं। एक तो आपका जो युद्ध, जब भी युद्ध वगैरह होता है तो भारत के अंदर भी रह के कोई करते हैं ना, तो इस तरीके से अगर आपको क्या है, ये रिलेट करता है। अब मैंने इसमें बोला था पर्सन, तो पर्सन आपको देखने मिलेगा सेक्शन 11 में।
सेक्शन 11 में आपको पर्सन देखने मिलेगा भैया, पुरुष स्त्री कोई भी आयु एज की होगी वो क्या होगा आपका पर्सन होगा, व्यक्ति मतलब कंपनी संगम निकाय व्यक्ति ये क्या है आपके पर्सन है। और एनी एज ऑफ द ये उसमें बोला गया है कि पुरुष और स्त्री के बारे में कि किसी भी आयु की पुरुष हो किसी भी आयु की स्त्री हो, इसके बारे में भी हमें अभी आगे सेक्शन में पढ़ने मिलेगा डेफिनेशन क्लॉज में, ठीक है। और हमने कहाँ देखा, और एक हमने पढ़ा अभी भारत, क्या पढ़ा हमने, भारत वर्ड भी हमने सुना, तो ये हमें भारत वर्ड कहाँ मिलेगा आपका सेक्शन 18 में पढ़ने मिलेगा कि भैया भारत कौन है ना, तो इसमें भी भारत है, आपके सीआरपीसी में भी भारत है। फालतू लोग कहाँ रहते हैं, भारत में रहते हैं, तो 2K में सीआरपीसी में भी भारत है, आपके एसआरए में भी भारत है, उसमें लिखा है भारत देश है बाकी सब विदेश है, ठीक है। तो ये वाली चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। और एक चीज और 33 जब आपका ये सेक्शन 3 क्या बोल रहा था, सेक्शन 3 बोल रहा था कि भैया आप भारत में रह रहे थे, भारत के बाहर गए और आप पे भारत की विधि एप्लीकेबल हो रही थी, लेकिन आपने कोई एक्ट ऐसा किया, आपने कोई ओमिशन ऐसा किया जो आपको क्या बना देती है, अपराध बना देता है, वो आपका एक्ट और ओमिशन। तो एक्ट और ओमिशन कहाँ दिया गया है आपका 33 में, जो कि हमने कल टॉट में भी पढ़ा था ना, एक्ट और ओमिशन है ना। तो एक्ट और ओमिशन क्या होता है आपका, एक्ट ऑफ सीरीज होती है और ओमिशन क्या होता है, सीरीज ऑफ ओमिशन होता है ना। एक्ट 2 तरीके का होता है, गुड भी हो सकता है बैड भी हो सकता है, ठीक है। और ओमिशन आपका क्या होता है, ओमिशन मतलब आप लॉफुली क्या हो बाउंड थे लेकिन आपने ओमिट किया है, तो वो तो अपने आप में क्या होगा, उसका ऑफेंस होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 4 सीधा बात कर रहा है भैया एक्सटेंशन के बारे में बात करता है, एक्सटेंशन ऑफ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंस के बारे में बात कर रहा है। इसके 3 सबसेक्शन आप याद रख लेना। एक तो पहला वाला खुद ही बात कर रहा है कि भैया भारत से बाहर या किसी स्थान पर किसी भारत के नागरिक द्वारा अगर कोई ऑफेंस कर दिया गया है तो अगर आपकी प्रत्यर्पण संधि है तो उसको बुला के आप क्या कर सकते हो, आप कार्रवाई स्टार्ट कर सकते हो, पहली चीज। दूसरी चीज आपका जो रजिस्ट्रीकृत विमान के बारे में बात करता है, कोई पोत के बारे में बात करता है, उसके द्वारा अगर कोई हो गया है, ठीक है, वो भी भारत के बाहर, तो भी उसके बारे में बात करता है। आपका जो तीसरी चीज बात करता है वो बोल रहा भारत के बाहर लेकिन भारत से परे, जैसे कि एक इसमें एलोस्की का केस, आपको एलोस्की का केस एक 2020 में एक बहुत फेमस केस आया था, उससे रिलेटेड है ये वाला चीज, ठीक है। और कंप्यूटर लक्ष्य मतलब ये जो आपका तीसरा पॉइंट है ये कंप्यूटर के बारे में बता रहा है कि भारत का कोई कंप्यूटर है उसका कोई छेड़छाड़ करता है, टेम्परिंग करता है, तो ये क्या होगा, भारत के बाहर, अगर भारत में बना कंप्यूटर भारत के बाहर उसका यूज किया जा रहा है, छेड़छाड़ करता है, तो वो क्या है, ऑफेंस है, ठीक है, ये वाली चीज। अब इसमें ऑफेंस की डेफिनेशन मिल गई एक्सप्लेनेशन 1 में 4 के ऑफेंस की डेफिनेशन है, देखो क्या लिखा है, पढ़ो जरा। लिखा है कि भैया हर कार्य भारत में किया जाता तो यह क्या है, पनिशमेंट है, ठीक है। ठीक है, इसके बाद ये वाला स्टेशन पूछा जाता है कि भैया भारत का नागरिक है और युगांडा में जाके क्या करता है, हत्या कर देता है, तो ये क्या है, किसी भी स्थान पे, भारत के किसी भी स्थान पे विचारणीय होगा, ठीक है, ठीक है। सेक्शन 5 आपका सेविंग क्लॉज है और सेक्शन 5 ही सीआरपीसी में भी आपका सेविंग क्लॉज है ना। तो ये वाली चीज आप याद रखना, कहाँ कहाँ सेविंग क्लॉज है, कहाँ कहाँ सेविंग क्लॉज है, पूरे एक्ट की एक आप लिस्ट बना लेना, कहाँ कहाँ सेविंग क्लॉज है पूरा लिख लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सेविंग क्लॉज हमें यहाँ देखने मिलेगा, ठीक है। सीआरपीसी में एक जगह और सेविंग दिखेगा और निरसन और सेविंग 484 में वहां पे भी आपको देखने मिल जाएगा, ठीक है। आगे सेविंग क्लॉज में आपको क्या, सेविंग क्लॉज अकेला याद रखना, ठीक है। आइए चैप्टर 2 चैप्टर 2 क्या बात कर रहा है, चैप्टर 2 बात करता है एक्सप्लेनेशन के बारे में, क्या बात करता है, जनरल एक्सप्लेनेशन के बारे में, एक्सेप्शन नहीं है, एक्सेप्शन अभी इसके बाद पढ़ेंगे अपन, ठीक है। ये बोल रहा है जनरल एक्सप्लेनेशन के बारे में, जनरल एक्सप्लेनेशन के बारे में। देखो बताने को बहुत सारी चीज़ें हैं आईपीसी में, मैं आपको बता दूं कि 652 तक दिया गया है जनरल एक्सप्लेनेशन और 76 से लेके 106 तक एक्सेप्शन दिया है। बॉडी वाला आपका चैप्टर 16 है ना, और ये प्रॉपर्टी वाला आपका जो भी है, ठीक है, तो ये आप 17 है। आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो 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 रैपिड चल रहा है ना इसके हिसाब से पढ़ते जाना है। और चैप्टर लास्ट में आपको क्या करना है, चैप्टर आप याद कर लेना कि इसमें चैप्टर टोटल चैप्टर कितने हैं, इसमें 23 शायद टोटल चैप्टर हैं आपके, कितने हैं आपके टोटल चैप्टर, 23 आपके टोटल
चैप्टर हैं और 511 धारा हैं। ये मतलब जनरल क्वेश्चन है और ये आपसे पूछा नहीं जाने वाला है ना। आपसे चैप्टर का नाम पूछा जा सकता है, आपसे चैप्टर के अंदर के सेक्शन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपका चैप्टर फर्स्ट जो था, वो जो अध्याय फर्स्ट था वो कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 5 तक दिया है। आपका जो 2 है ये वाला 6 से लेके 7 तक का दिया है, आपका 52 तक देखने आपको मिलेगा, 52A, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आपको ध्यान देने योग्य वाली बात है। देखो अब इसको ऐसे करते फटाफट। ये बात करता है आपका एक्सेप्शन के बारे में। किसके बारे में बात कर रहा है भैया, आपके एक्सेप्शन के बारे में बात करता है। कौन बात कर रहा है, ये इसके बारे में बात कर रहा है कि एवरी सेक्शन के बाद हमें क्या चेक करना है, एक्सेप्शन चेक करना है। ये बोलता है तब जाके 76 से लेके 106 में आप चेक करते हो। कौन बोल रहा है भैया, आपका सेक्शन 6 बोलता है, तब आप चेक करते हो। क्या बोला है कि हर सेक्शन के बाद आपको ये देखना है, आपने अगर चोरी करी है और चोरी आपने किसी के दबाव में आगे करी है तो आपको फिर सेक्शन 6 बोलता है कि डेटा आप एक काम करो, आपके पास एक उपबंध है, आप 76 से लेके 106 तक चेक कर लो, कहीं एक्सेप्शन में तो नहीं आता ये वाला केस, है ना। आगे 7 बोलता है आपका एक्सप्लेनेशन के बारे में। आपने पढ़े होंगे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी एक्सप्लेनेशन पढ़े हैं ना कि एक्सप्लेनेशन क्या होता है, किसी भी भाव को प्रकट करता है। जैसे किसी सेक्शन की मीनिंग आपको समझ नहीं आती तो उसका एक एक्सप्लेनेशन दे दिया कि भैया इसका मीनिंग हम ये बोलना चाह रहे हैं, ये हमारा भाव है, ये हमारा शब्द है, तो उसको एक्सप्लेनेशन प्रकट करता है। उसके बाद सेक्शन आपका 8 क्या बात करता है, 8 का जो 8 है वो बात कर रहा है आपका ही को सी मानोगे और सी को ही मानोगे, है ना। मतलब आपको सी को क्या मानना है, ही मानना है, और ही को क्या मानना है, सी मानना। लड़की लड़का बराबर, स्त्री पुरुष बराबर कर दिया इसने, मतलब लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अभी आर्टिकल पढ़ के आए हैं अपन, ठीक है, 15 और 16, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके साथ ही आपको क्या पढ़ना है, जैसे कि ही और सी, इसके साथ हमने सीआरपीसी में जैसे 2Y पढ़ा था ना, 2Y सीआरपीसी में, है ना। तो ये वाली आपको इसके साथ रीड करने की आवश्यकता होती है, ठीक है। और 125 का ए भी, 125 का ए मेंटेनेंस सीआरपीसी, है ना, जो मेंटेनेंस देते हैं ना माता पिता बच्चों को भरण पोषण को, मतलब तो उसमें स्त्री पुरुष को भरण पोषण, क्या महिला को भरण पोषण मिलता है, हाँ मिलता है। क्या पुरुष को भरण पोषण मिलता है, मिलता है, ठीक है, उसको भी भरण पोषण मिलता है। क्यों बोलता है, क्योंकि ये तो बता रहा है भैया ही जो है वो सी है और सी जो है वो ही है, मतलब लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना है, ठीक है, ये वाली बात है। उसके बाद सेक्शन 9 किसके बारे में बात कर रहा है, सेक्शन 9 आपका जो प्लूरल नंबर होता है वो सिंगुलर होता है और जो सिंगुलर होता है वो प्लूरल नंबर के बारे में बात करता है, ठीक है। इसके बारे में बात कर रहा है आपका, क्या बात कर रहा है, वचन के बारे में बात करता है, नंबर के बारे में बात करता है कि एक वचन बराबर बहुवचन और बहुवचन बराबर एक वचन। प्लूरल मतलब सिंगुलर, सिंगुलर मतलब प्लूरल। इसका एक्सेप्शन अगर देखूं तो बच्चे, जैसे कि गोभी के पत्ते होते हैं ना बहुत सारे, गोभी के पत्ते को गोभियां तो नहीं बोलते, आप क्या बोलते हो, गोभी ही बोलते हो ना। और बच्चों को बच्चों ही बोलोगे ना, बच्चा बोलोगे, है ना। 3-4 बच्चे खड़े, तो ये वाला क्या है, जो सिंगुलर है वो प्लूरल और जो प्लूरल है वो सिंगुलर, ऐसा मिलेगा आपको देखने, है ना। सबके कॉन्सेप्ट हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। जैसे आप 34 पढ़ने जाओगे तो 34 क्या बोलता है कि अगर भैया 2 या 2 से अधिक व्यक्ति द्वारा अगर कोई सेम इंटेंशन में, फर्दर इंटेंशन में अगर कोई काम कर दिया गया है, जैसे किसी को मारना था, है ना, तो एक व्यक्ति आया और एक व्यक्ति का प्लान बना और दोनों ने मिलकर उसको मारा, तो ये 34 दोनों पे बनेगा और बोला जाएगा कि भैया 324 का अपराध किसने किया है, दोनों पर्सन ने किया है। तो ये बोल रहा है बहुमूल्य से और बहुवचन से और एक वचन से फर्क नहीं पड़ता, जो एक वचन है वो बहुवचन, बहुवचन है वो एक वचन। क्लियर। सेक्शन 10 बात करता है आपका स्त्री पुरुष के बारे में, मैन और वुमेन के बारे में बात करता है आपका सेक्शन 10, ये नंबर के बारे में बात करता है, ठीक है। आपका जो सेक्शन 10 है वो किसके बारे में बात करता है, या आपका मैन और वुमेन के बारे में बात करता है। ये बोलता है 0 से लेकर 100 साल तक की आयु के मैन और वुमेन होंगे, ठीक है, कोई एज नहीं है, ठीक है। उसके बाद 11 सेक्शन 11 इसके बारे में बात करता है, पर्सन के बारे में बात करता है। पर्सन आपका कौन कौन होगा, आपका कंपनी भी होगा, आपका बॉडी भी होगा, और आपका जो आपको तो जनरल तौर पे आपका ह्यूमन है ना, जो जीवित है वो क्या होगा, आपका पर्सन होगा। जैसे कि आपको देखो पढ़ने मिल जाता है हर जगह, कंपनी संगम व्यक्ति का निकाय, जो कि निगमित भी हो, कॉर्पोरेट भी हो और इनकॉर्पोरेट भी हो। कंपनी व्यक्ति है क्या, कंपनी व्यक्ति नहीं है, ये आपसे प्री में पूछा जा सकता है। लेकिन अगर लॉ में लिख दिया कि कंपनी व्यक्ति है तो कंपनी व्यक्ति है, ठीक है। अच्छा, माँ के गर्भ में आया हुआ बच्चा,
माँ के गर्भ में आया हुआ बच्चा पर्सन में आएगा कि नहीं आएगा? पर्सन में आएगा। ठीक है, ये वाली चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, गवर्नमेंट पर्सन है क्या? गवर्नमेंट भी पर्सन है, तो ये सब यहाँ से है। आपके आ जाइए 14 पे आपका जो 12 और 13 क्या है? रिपील्ड है। आपका जो 14 है, 14 किसके बारे में बात करता है? 14 आपका बात करता है लोक सेवक के बारे में बात करता है कि सरकार के सेवक के बारे में बात करता है? ये सरकार के सेवक के बारे में बात करता है। आ जाइए, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपका 15 भी रिपील्ड है शायद से, आपका 16 भी रिपील्ड है आपसे। ठीक है, इसके बाद आपको कहाँ से देखना है? आपको 17 बोलता है गवर्नमेंट के बारे में बात करता है, सरकार के बारे में बात करता है। सरकार आपकी स्टेट गवर्नमेंट होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट। यहीं लिख दिया है इनने, यहाँ परिभाषित कर दिया है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना। अगर सरकार लिखा है तो दोनों की बात कर रहा है वो। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है ना, समुचित सरकार, मतलब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। आप पढ़ोगे 55A में परिभाषा दी गई है उसकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 18 में सीधा सीधा आपका भारत दिया है। भारत में सीधा सीधा बोल दिया जम्मू कश्मीर भी इंक्लूड है अब, है ना, होल ऑफ इंडिया। ठीक है, उसमें बोल दिया जम्मू कश्मीर इंक्लूड नहीं है, लेकिन अमेंड हो गया है अब। ठीक है, उसके बाद आपका 19 और 20 पूछा गया था छत्तीसगढ़ में पिछली बार। सीधा सीधा पूछा गया था कि सेक्शन 19 क्या है और सेक्शन 20 क्या है ना, तो इसको भी ध्यान से देना। सेक्शन 19 में आपका न्यायाधीश है और सेक्शन 20 में आपको बिठाओगे तो वहां पे क्या है? आपका न्यायालय है। ठीक है, तो ये वाली चीज आपको याद रखना है। न्यायाधीश कौन होता है? जो आप बनने जा रहे हो, बताइए कौन होता है न्यायाधीश? चलिए न्यायाधीश को पढ़िए। प्रत्येक व्यक्ति जो न्यायाधीश के पद पर बैठा है वो क्या होता है? न्यायाधीश होता है। मतलब जिसका जजमेंट क्या होता है? फाइनल होता है, वो क्या होता है? न्यायाधीश होता है। जो एम्पावर बाय लॉ होता है वो क्या होता है? न्यायाधीश होता है। अगर व्यक्ति अपने घर पे भी बैठा है और एम्पावर बाय लॉ है, अगर लॉ ड्यूटी कर रहा है, तो वो भी उस टाइम पे क्या होगा? न्यायाधीश होगा। और उसके घर को भी क्या बोला जाएगा? न्यायालय बोला जाएगा। ये आपका सेक्शन 20 बात करता है। क्लियर? 19 और 20 दोनों बता दिए। आगे बढ़ते हैं। 21 पढ़ लेना, उसमें आपको पब्लिक सर्वेंट के बारे में बात करी गई है। कितने तरीके के बताए हैं? 12 तरीके के आपको पब्लिक सर्वेंट बताए गए हैं, एक आध रिपील्ड है उसमें से। ठीक है, ये वाली चीज आप देख लेना। आगे बढ़ते हैं। हाँ, लेकिन क्वेश्चन बता देता हूं कि इससे क्वेश्चन कौन कौन से बन से सकते हैं आपके पब्लिक सर्वेंट से। ठीक है, पब्लिक सर्वेंट से 2-3 अगर केस लो के बाद, एक आपको केस अगर याद होगा कि एस एस धनोवा वर्सेस दिल्ली यूनिवर्सिटी का केस है। बीमा कंपनी का बीमा सर्वेक्षक लोक सेवक नहीं है, एस धनोवा। ये आपको याद रखना कि बीमा कंपनी का बीमा सर्वेक्षक आपका क्या नहीं है? लोक सेवक नहीं है। मतलब बीमा का जो सर्वेक्षण करने वाला है, सर्वे करने वाला है, वो क्या नहीं है? लोक सेवक नहीं है, पब्लिक सर्वेंट नहीं है। ये वाली चीज आपको याद रखनी है। सरकारी समिति का जो सचिव होता है, सिक्योरिटी होता है, वो क्या नहीं है? आपका सचिव लोक सेवक नहीं है। अब इसमें जो बोला गया है, नगर पालिका का जो आयुक्त है वो लोक सेवक है। जिससे ये केस कौन सा था? ये गुजरात वर्सेस एमपी का केस है। नगर पालिका का आयुक्त जो है वो लोक सेवक है, ये आपका लिखा है उसमें, कमिश्नर। ये आपका पीपी लोक सेवक है, पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर याद आ गया था, सीआरपीसी चल रही थी तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये वाली चीज आपको याद रखना है। अब आगे इसमें आपके और क्या पढ़ना है हमें इम्पोर्टेंट, थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार और। ठीक है, 23 पे आते हैं ना। 23 सीधा सीधा आपका बहुत प्यारी बात बोल रहा है। क्या बोल रहा है? 22 बोलता है मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में। किसके बारे में? क्या होती है मूवेबल प्रॉपर्टी? जो कि आपको पढ़ने मिल जाएगी टीपीए में। टीपीए का सेक्शन 3 जब आप पढ़ने जाओगे तो उसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी बताई गई है। ऐसा ही इमूवेबल प्रॉपर्टी के अलावा जो होगा वो मूवेबल होगा। ऐसे ही बहुत सारी चीजें आपको पढ़ने मिल सकती हैं। रेंट कंट्रोल, आप वो कोर्ट फीस एक्ट पढ़ने, रजिस्ट्रेशन एक्ट पढ़ने जाओगे तो उस टाइम पे भी आपको मिल जाएगा कि भैया उसके जो सेक्शन 3 है, 2 का 3 है, 2 का 6 है, उसमें क्या है आपको 2 के 6 में आपके इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बोला है। 6 का उल्टा कर दीजिए तो 2 के 9 में आपको मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बोला गया है। खड़ी घास, उगती हुई
जो आपकी फसलें होती हैं, ये क्या है, ये सब मूवेबल प्रॉपर्टी, लेकिन इसमें इसकी बात नहीं बोला गया है ना। इसकी जो मूवेबल प्रॉपर्टी है इसको अलग से पढ़ना है। क्या पढ़ना है, इसमें बोला है इंक्लूड मूवेबल प्रॉपर्टी, इंक्लूड कॉर्पोरेबल प्रॉपर्टी, जिसे हम टच कर सकते हैं, जिसे हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। वो कैसी होनी चाहिए, चल संपत्ति है तो वो क्या है आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी, जिसे हम टच कर सकते हैं, जो अटैच नहीं है किससे, जमीन से, तो वो क्या है आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी है। डेफिनेशन क्या नहीं है, ये एक्सटेंसिव नहीं है ना, ये वाली बात है। इसके बाद आपका 20 का जो 3 है आपका किसके बारे में बात करता है, आपका सेक्शन के बारे में बात करता है, किसके, सदोष लाभ और सदोष अभिलाभ के बारे में बात करता है। सदोष लाभ सदोष अभिलाभ मतलब रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस के बारे में बात करता है। इसको मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। रॉन्गफुल लॉस और रॉन्गफुल गेन क्या होता है। रॉन्गफुल लॉस वो चीज होती है जिसे किसी व्यक्ति की, जैसे हमने क्या करी, चोरी करी, हमने किसी की व्यक्ति की क्या करी, चोरी करी। जैसे कि ये जो डस्टर है, इस डस्टर की क्या सामने से अपन ने क्या बोला, भैया चोरी करो, तो जो आपने क्या करी, चोरी करके आप क्या करें, ले गए, ठीक है, चोरी करके क्या इसको क्या ले गए, ले गए, तो उसको क्या हुआ भैया, रॉन्गफुल लॉस हो गया उस व्यक्ति को, ठीक है। लेकिन आपको क्या लाभ हुआ, आपको ये प्रॉपर्टी मिली, तो ये क्या है, आपका लाभ है, ऐसा नहीं। आप समझना इस चीज को, इसको समझते हैं ऐसे। कैसे समझते हैं इसको, मतलब गेन का मीनिंग है, पहली चीज तो आपको गेन का मीनिंग समझना है। क्या समझना, गेन का मीनिंग होता है अनलॉफुल। क्या होता है गेन का मीनिंग, अनलॉफुल गेन का मीनिंग होता है। दूसरा इसका जो होता है गेन का मीनिंग होता है अनलॉफुल, मतलब आप जो गेन कर रहे हो ना, नॉट लाइबल टू गेन, मतलब नॉट लाइबल टू गेन, मतलब आपने क्या किया है, आप उसके लिए लीगली इंटाइटल नहीं हो। क्या नहीं हो, आप लीगली इंटाइटल तो नहीं हो उस चीज के लिए। लीगली जब इंटाइटल नहीं हो तो कैसा गेन भैया, पहली चीज आपको समझ में आई। दूसरी चीज आपका कि जो रॉन्गफुल लॉस होता है, रॉन्गफुल लॉस होता है जो भी अनलॉफुल तरीके से आप क्या करते हो, किसी व्यक्ति को लॉस करते हो। अब जो मैं एग्जांपल दे रहा था ये रॉन्गफुल लॉस का है। कैसा रॉन्गफुल लॉस का है, जैसे आपने ये डस्टर चुराया और ये डस्टर चुरा के आप ले गए और पुलिस पीछे से सायरन आ रहा और आप एक ब्रिज के यहाँ खड़े हो गए और ब्रिज के यहाँ आपने ये डस्टर फेंक दिया पुलिस के डर के कारण, ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये रॉन्गफुल लॉस हो गया। आपको क्या हो गया, आपको रॉन्गफुल लॉस हो गया। अगर आप डेफिनेशन पढ़ोगे तो उसमें बोला गया है, आपकी डेफिनेशन बड़ी प्यारी डेफिनेशन है, विधि विरुद्ध साधनों द्वारा संपत्ति ऐसी हकदार जिसका वैध रूप से हकदार हानि उठाने वाला व्यक्ति था। अब मान चलो आप वैध रूप से हकदार व्यक्ति, हानि उठाने वाले व्यक्ति को तो हानि हो ही गई है, साथ में आपने फेंक भी दिया, तो आपको भी क्या हुआ, वो एक तरीके का रॉन्गफुल लॉस ही है। और आप अगर उससे चुराई करके संपत्ति रख लेते जेब में तो ये आपको रॉन्गफुल गेन होता। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 24 बेईमानी पड़ी है। क्या पड़ी है 24 भैया, आपका बेईमानी। बेईमानी क्या बोलता है, आपका डिसऑनेस्ट इंटेंशन के बारे में बात करता है कि आपकी बेईमानी क्या होती है। बेईमानी में आपका इंटेंशन आता है। इंटेंशन कैसा होना चाहिए, मेंसरिया, मतलब आपका क्या होना चाहिए, बेंड इंटेंशन होना चाहिए, माइंड आपका कोल्यूसिव होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इंटेंशन से आपको इंटेंशन वो होना चाहिए कि बेईमानी में कि आप एक को रॉन्गफुल लॉस कर दो और अदर को रॉन्गफुल लॉस कर दो और रॉन्गफुल गेन कर दो। मतलब अगर मैं बोलूं कि डिसऑनेस्ट क्या होता है 24 का, अगर मैं बोलूं कि डिसऑनेस्ट क्या होता है, तो डिसऑनेस्ट मतलब होता है आपका एक्टसरिया प्लस मेंसरिया प्लस 23 सेक्शन, ये आपका क्या है, डिसऑनेस्ट है, ठीक है। 25 किसके बारे में बात करता है, आपके फ्रॉडुलेंटली के बारे में बात करता है। इसमें एक केस डॉक्टर बिमला वर्सेस एडमिनिस्ट्रेशन का केस आप लोग क्या करिएगा, याद रखिए, डॉक्टर बिमला वाला केस याद रखना है ना, फ्रॉडुलेंट वाला। तो इसमें भी क्या बोला गया है, फ्रॉडुलेंट मतलब एक्टसरिया प्लस मेंसरिया इक्वल टू डिफॉल्ट, मतलब कुछ ना कुछ आपको क्या होना चाहिए, डिसीट देना चाहिए, है ना, डिसीट धोखा, ठीक है। आ जाइए 26 आपको सीधा क्या सेक्शन याद रखनी है, रीजन टू बिलीव है 26। 27 आपका पत्नी, लिपिक और सेवक के बारे में बात करता है। 28 आपका काउंटरफिट के बारे में बात करता है। 29 आपका किसके बारे में बात करता है, डॉक्यूमेंट के बारे में बात करता है। यहाँ की डॉक्यूमेंट की परिभाषा और आपकी एविडेंस एक्ट की डॉक्यूमेंट की परिभाषा। इसमें क्या बोला है, डॉक्टर जो आपका डॉक्यूमेंट होता है वो पक्षकारों का अक्षर, अंक और शब्दों और चिन्हों, है ना, तीनों के माध्यम का बोला है। क्या बोला है, आपके अक्षर होते हैं, अंक होते हैं और चिन्ह, मतलब अगर आपने किसी खाली पेज में ये डॉट भी बना दिया तो ये भी क्या हो जाएगा, एक तरीके का डॉक्यूमेंट,
ठीक है। डॉक्यूमेंट के आप देख लेना क्या क्या एग्जाम्पल है। एक तो मुख्तारनामा, पावर ऑफ अटॉर्नी क्या है, डॉक्यूमेंट है। बैंक कार का चेक जो क्या है वो डॉक्यूमेंट है। मानचित्र रेखांक जो क्या है आपका डॉक्यूमेंट है। ठीक है। इसके बाद आपको पढ़ना है, इसमें ये क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, है ना। आगे 29 30 क्या बोल रहा है, 30 बोलता है मूल्यवान प्रतिभूति के बारे में बात करता है कि भैया आपकी जो वैल्यूएबल सिक्योरिटी है वो कौन कौन होगी। अकेला आपको लिस्ट देखना है कौन कौन सी होगी वैल्यूएबल सिक्योरिटी। ठीक है। आपका तलाक का विलेख पत्र, सेल डीड जो आपका है विलेख होगा। आपका डीड जो होगा वो डाइवोर्स का डीड होगा, वो भी क्या होगा आपका इंपोर्टेंट होगा, वैल्यूएबल होगा। ठीक है। नाबालिग द्वारा निष्पादन किया गया प्रोमिसरी नोट वो भी क्या होगा वैल्यूएबल होगा। किराए पत्र वो भी क्या होगा वैल्यूएबल होगा। बीमा पॉलिसी वो भी क्या होगी आपकी वैल्यूएबल सिक्योरिटी में आएगी। और बीमाकृत पार्सल, अच्छा बीमाकृत पार्सल की रसीद, डाक की रसीद और जोमेटो की वो पर्ची जिसपे आपने जोमेटो का ऑर्डर किया है वो वैल्यूएबल है क्या। जोमेटो की रसीद वैल्यूएबल है क्या है। जोमेटो की रसीद वो देता है जो आपको, वो तो आपने खाना मंगा लिया। वैल्यूएबल सिक्योरिटी का मीनिंग प्रूफ नहीं होता है। वैल्यूएबल जिसको हमेशा बचा के रखना पड़ता है। किराए पत्र आपको बचा के रखना पड़ेगा। बीमा लिया है, बीमा का कोई पार्सल डॉक वो रसीद है आपको बचा के रखनी पड़ेगी। किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी दी है तो बचा के रखना पड़ेगा। ये क्या है वैल्यूएबल सिक्योरिटी है। मतलब जो आप तक अंत तक आपको क्या करनी पड़ती है बचा के रखनी पड़ती है। वैल्यूएबल मतलब जिसकी वैल्यू है अपनी लाइफ में, समझ रहे हो बात को। ये वाली चीज़ आपको याद रखना है। हाँ इसके बाद आपका स्टार्ट होता है अब, है ना। मैं सीधा रैपिड पढ़ा रहा हूँ, आप लोग रीड कर लेना, है ना, नहीं तो पूरा बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा आईपीसी का और बोर अलग हो जाओगे। अब जो पढ़ने वाले हैं वो आपका स्टार्ट है 31 में विल है। 31 में क्या है विल है। ठीक है। रजिस्ट्रेशन एक्ट में बोला जाता है कि भैया विल किसी भी समय क्या करी जाती है निष्पादित करी जा सकती है, रजिस्टर्ड करी जा सकती है ना। तो ये आपको 29 में रजिस्ट्रेशन एक्ट में आपको बताया गया है ना। मतलब रिंक करते रहना, छत्तीसगढ़ करना है ना तो कहीं ना कहीं से आपको दिमाग में बैठते रहना चाहिए चीज़ें। ठीक है। विल क्या है, विल बोला है वसीयत दस्तावेज होता है। ठीक है। एक प्रोवेट आता है ना, जो आपका प्रोवेट वाला जो सेक्शन है, प्रोवेट क्या आता है सर्टिफाइड विल की कॉपी होती है। क्या होती है एक, वो सर्टिफाइड कर देते हैं विल को और उसकी कॉपी को क्या बोला जाता है फिर भैया प्रोवेट बोला जाता है। अगर विल भी नहीं ला रहे हो, अगर वो चीज़ भी ला दे पेश कर दी तो वो भी क्या है एज ए एविडेंस माना जाएगा। इंडियन एविडेंस 91 92 आप देख लेना, उसमें आपको देखने मिल जाएगा। और आप 41 भी देख लेना तो आपको प्रोवेट के बारे में भी देखने मिल जाएगा। ठीक है। आगे इसके बाद 32 किसके बारे में बात कर रहा है। 32 भैया ये बात कर रहा है कि कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों के अर्थ, शब्दों के अंतर्गत अवैध लोभ आता है। मतलब एक्ट आपका इंक्लूड है इलीगल ओमिशन, मतलब एक्ट इक्वल टू क्या कर दिया इनने सीधा सीधा आपका ओमिशन कर दिया। कि हम आपको क्या बोल रहे थे, एक एक्ट दिया था और उसके अंतर्गत आपको क्या आता है इलीगल ओमिशन आता है। मतलब इसमें बताया गया आपका 32 में एक्ट इक्वल टू क्या कर दिया गया ओमिशन कर दिया गया। बस आपको ये वाली चीज़ याद रखनी है। उसके बाद 33 मैंने अभी बताया है एक्ट और लोप के बारे में बात करता है। एक्ट और लोप में क्या आता है आपका सीरीज ऑफ एक्ट और ओमिशन टू सीरीज ऑफ ओमिशन। आगे और ओमिशन में इंक्लूड क्या कर दिया, एक्ट करा ना, एक्ट में इंक्लूड ओमिशन अभी 32 में। अब 34 34 में पूरा नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, एसेंशियल कंटेंट आपको याद रखने चाहिए 34 के। ठीक है। 34 पूरा नहीं पढ़ाऊंगा। पहली चीज़ तो 2 या 2 से अधिक पर्सन होना चाहिए, पहली चीज़, है ना। ये वाली भी तो उसमें लिखी है कि भैया कई व्यक्तियों द्वारा होना चाहिए। कई व्यक्ति मतलब 2 पर्सन तो होना ही चाहिए, एक पर्सन द्वारा नहीं 34 लगेगा। ठीक है। दूसरी चीज़ इनका इंटेंशन क्या होना चाहिए, इंटेंशन होना चाहिए सेम, मारने का आशय होना चाहिए सेम। ठीक है। तीसरी जो चीज़ बताई गई है इसमें, अगर एक का इंटेंशन है और उसी के फर्दर इंटेंशन में अगर कोई व्यक्ति उसकी सहायता भी कर देता है तो वो भी क्या है आपका 34 में लायबल आएगा, मतलब फर्दर इंटेंस। ठीक है। अब इसके साथ प्री मीटिंग्स ऑफ माइंड, प्री प्लान, तो ये सब क्या है लक्षण आपके 34 पे एप्लीकेबल कराने के क्या है आपके लक्षण है। ठीक है। अब इसमें संयुक्त दायित्व का सिद्धांत एविडेंस रूल के नाम से जाना जाता है, ये आपका
34 है ना, इसको बोला जाता है। इसमें महबूब शाह वर्सेस एम्परर का एक केस आप लोग याद रख लेना, महबूब शाह वर्सेस एम्परर, ये वाला केस आपका कर लेना, याद रख लेना। इसके बाद ठीक है, पूरा पूरा नहीं बता रहे हैं, पूरा पूरा में तो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी आपके इंक्लूड में, ठीक है। रूल ऑफ एविडेंस, हरवस का केस है, वीरेंद्र घोष का केस है, पांडुरंगा केस है, वीरेंद्र घोष का केस है, पांडुरंगा वाला केस है, और JN देसाई है ना। हो सकता है छत्तीसगढ़ में आपसे टेबल पूछ ले कि कौन कौन से 34 में आएंगे, तो आपको पांडुरंगा याद रखना है, आपको वीरेंद्र घोष का याद रखना है, आपको महबूब शाह एम्परर वाला याद रखना है, JN देसाई का केस का नाम याद रखना है। 35 छुड़वा रहा हूँ, 35 में इंटेंशन नॉलेज के बारे में बात करता, देख लेना। और 36 भी छुड़वा रहा हूँ कि अंशतः कार्य और अंशतः लोप के परिणाम के बारे में, मतलब 1 पर्सन एक्ट 2 है ना, ऐसा लिख लेना आप तो 36 में कि आप 1 पर्सन और एक्ट 2 हैं, ठीक है। 37 में 2 पर्सन 1 एक्ट, ठीक है। ये वाली चीज आप याद रखना, किसी भी अपराध को घटित करने के लिए कई कार्यों में से किसी एक को सहयोग करके, है ना, कई कार्यों में से किसी एक को सहयोग करके, जैसे बोला कि ठीक है चलो ठीक है अपन को इस व्यक्ति को क्या करना है, निपटाना है, तो एक काम करो, जहर पे सोनू को भेज दो, मोनू से बोलो कि जहर रोज खाने में थोड़ा थोड़ा मिलाते जाए, और इसको निहाल को बोल दो कि भैया खाने की थाली लगा के दे, और उसको बोल दो पानी में थोड़ा सा ड्रग्स मिलाते जाए, है ना। तो ये एक मारना किसको, एक ही पर्सन को, काम कौन से हैं, बहुत अलग अलग हैं, एक ले रहा है और एक डाल रहा है और एक उसको देने जा रहा है, तो ये काम पूरे पूरे अलग अलग चल रहे हैं, ठीक है। ये वाली चीज़ आपको ध्यान देनी चाहिए। 38 छुड़वा रहा हूँ। 39 वॉलेंटरली बोलता है, वॉलेंटरली से मीनिंग क्या है आपका, इंटेंशन नॉलेज और रीजन टू बिलीव, है ना, काइंड्स ऑफ मेंसरिया। उसके बाद आपका 40 में अफेंस है, जो कि मैंने बता दिया है। 40 में अफेंस आपका स्पेशल लॉ प्लस लोकल लॉ प्लस 6 मंथ, है ना, इसके बारे में आप याद रखना, पूरी डेफिनेशन है। हाँ, इसके बाद 41 में आपका स्पेशल लॉ है, 42 में आपका लोकल लॉ है ना। पहले नंबर पे क्या आता है आपका स्पेशल लॉ, इसलिए 41 याद रखना। 42 दूसरे नंबर पे क्या आता है आपका लोकल लॉ आते हैं। लोकल लॉ जैसे MPLRC हो गई, CGLRC हो गई, जो कि अभी पढ़ ही रहे हो, है ना। आपका ये वाली जो एक्ट है इनके, ये लोकल है ना, तो लोकल लॉ होगा। स्पेशल एक्ट जैसे कि आपका CRPC हो गया, है ना, तो ये क्या होंगे आपके किसी विशिष्ट समय पे बंद पे लागू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आपको विशेष और लोकल लॉ पे लागू नहीं होता, ये सिविंग क्लॉज में भी अपन पढ़ के आए हैं, है ना। तो ये वाली चीज़ आपको याद रखना है, TPA वगैरह, ठीक है। उसके बाद अवैध 43 आपके लिए, इलीगल क्या बोलते हैं, अवैध। और अवैध में 3 चीजें आप लोगों को याद रखनी है। पहली चीज तो आपको रखना है ग्राउंड ऑफ सिविल एक्शन, दूसरा प्रोहिबिटेड बाय लॉ, और तीसरा आपका क्या होना चाहिए, अफेंस। क्या क्या इंक्लूड है, अफेंस, प्रोहिबिटेड बाय लॉ, और तीसरा जो आपका पॉइंट बनने वाला है वो क्या बन रहा है भैया आपका, सिविल, ठीक है, सिविल एक्शन। ये क्या है आपका अवैध में है, मतलब हर उस बात पे लागू होगी जो कि एक अफेंस बनाता है, वो भी क्या है, इलीगल है। और जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, जिसको लॉ ने मना किया है, वो भी क्या है, अवैध है। और जो सिविल एक्शन लेता है वो भी क्या है, अवैध है, मतलब इलीगल है। क्लियर। आगे 24 आपका 44 कल ही पढ़ा था, 44 अगर याद है अच्छे से तो 44 क्या बोलता है भैया, इंजरी पढ़ा था ना, इंजरी पढ़ा था। कितने तरीके की इंजरी बताई है इसमें भी, आपका शरीर, मन, ख्याति और संपत्ति, है ना। बोला था ना एक चीज छूट रही है, वो आपका मन है। क्या है आपका, माइंड, बॉडी, प्रॉपर्टी, और आपका रेपुटेशन। बस ये आपको 44 में इंजरी दी गई है। अब देखो, अगर बोला गया है कि भैया जो IPC है उसमें जीवन कहाँ है, लाइफ, तो 45 में लाइफ है। अच्छा, मरना कहाँ है, मृत्यु, तो वो 46 में आपकी मृत्यु है। 47 में आपका क्या है, जीव जंतु। और देखो जीव जंतु वो वाला नहीं जो मार्केट में आपको
किराने की दुकान पे और जो जनरल स्टोर पे मिल जाए वो जीव जंतु नहीं। उन्होंने बोला है भैया कि जीव जंतु अगर आप उसको क्षति पहुंचाओगे, वो जिंदा है, तो आपको पनिश किया जाएगा। फिर आपको याद कर लो वो आपके मिस्चीफ वाले पूरे सेक्शन है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। 429, 10 रुपये से अधिक कुत्ते को क्या करा आपने, नुकसान पहुंचाया। 10 रुपये से अधिक मूल्य के कुत्ते को नुकसान पहुंचाया, समझ रहे हैं, मतलब कुत्ते को नुकसान पहुंचा दिया और गलती से उसको किसी ने पैसे में खरीद लिया, तो यह सजा का प्रावधान है आपको। समझ रहे बात को, आगे बढ़ते हैं आप। ठीक है, उसके बाद आपका जलयान, जल के प्रवहन द्वारा बनाया गया जलयान। तो जलयान आपका वेसल्स, आपका जो वेसल्स है वो कहाँ दिया गया है 48 में। आपका जो 49 में दिया गया है वो 49 में देखो वर्ष और मास के बारे में बात करी गई है। इसके बारे में ईयर और मंथ के बारे में बात करी गई है। और ये कहाँ से लिए जाएंगे, ये आपके लिए जाएंगे ब्रिटिश कैलेंडर से। किसके, ब्रिटिश कैलेंडर से लिए जाएंगे। और इसका पर्पस क्या था, फॉर पनिशमेंट, मतलब चेक करते थे कि कितनी कितने की पनिशमेंट देनी है, तो उस हिसाब से ये वाली चीज़ आपकी चलेगी। तो ये आपका ब्रिटिश कैलेंडर से लिए जाएंगे, ब्रिटिश कैलेंडर। ठीक है, 50 आपको याद रखना है, मैंने बताया था 50 ओथ बताई थी ना, ओथ है ना। तो नहीं 50 में धारा है, 50 में क्या है आपकी धारा। सेक्शन, सेक्शन पढ़ना है, और सेक्शन कहाँ डिफाइन है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आप याद रखना, कोई पूछे सेक्शन तो कहाँ डिफाइन है, आईपीसी में डिफाइन है सेक्शन, इसलिए वहाँ से सेक्शन सेक्शन चल रही है, क्योंकि किसी भी चीज़ को टैग देना पड़ता है, तो इसलिए सेक्शन सेक्शन चल रही है। ठीक है, आपके 51 में क्या है, शपथ है। और शपथ आपकी कैसी होनी चाहिए, सोलमन अफर्मेशन पे होनी चाहिए, रिलीजियस फैक्टर पे नहीं बोली चाहिए। ठीक है, ये वाली बात बोली सोलमन अफर्मेशन पे, है ना, स्वयं की शपथ होनी चाहिए। उसके बाद 52 सद्भाव पूर्वक के बारे में बात करता है, ध्यान और सतर्कता, मतलब आपका जो सद्भाव पूर्वक क्या, गुड फेथ कब चेक किया जाएगा, गुड फेथ, ड्यू केयर और इंटेंशन, ड्यू केयर और इंटेंशन के बारे में आपका ये वाली चीज आपकी गुड फेथ आपको पता चलेगा। यही पूछा जाता है गुड फेथ। गुड फेथ कहाँ है आपका 51 में है कि 52 में है, 2 में, 51 में तो ओथ है आपकी। ठीक है, और 52A के साथ हमें सेक्शन पढ़ना पड़ता है संश्रय, इसको बोला जाता है संश्रय, मतलब हर बार बोला जाता है कि अगर कोई व्यक्ति है, वो व्यक्ति क्या है, अपराधी है, और उसको कोई व्यक्ति क्या देता है, शरण देता है, उसको कोई व्यक्ति क्या देता है, भोजन देता है, उसको कोई व्यक्ति पानी पिलाता है, उसको कोई व्यक्ति धन दे देता है, उसको कोई व्यक्ति वस्त्र देता है, कपड़े पहनने के लिए देता है, ये क्या होता है, हर बार की कैटेगरी में आ जाता है। लेकिन आपने उस क्रिमिनल को सहायता दी है, क्या दी है आपने, सहायता, इसलिए आपको पनिश किया जाएगा आईपीसी में, इसलिए बता दिया। और इसके साथ पढ़ा जाता है 52A के साथ 136 पढ़ा जाता है, ठीक है, और 212 भी पढ़ा जाता है आपका आईपीसी का। तो ये भैया हमारा क्या था, डेफिनेशन क्लॉज था। अब हम आपके सामने लेके आ रहे हैं सीधा सीधा 106 और 76 से लेके 106 आ जाइए डायरेक्ट, बीच का इसलिए छुड़ा रहा हूँ आपको, सिर्फ वहाँ पे सेक्शन सेक्शन आपको याद रहनी चाहिए, कहाँ क्या है कहाँ क्या है। रकम के बारे में क्या बोला, अत्यधिक होनी चाहिए, मतलब अत्यधिक नहीं होनी चाहिए, रीजनेबल होनी चाहिए, इसके बारे में आप क्या बात कर रहे थे। 76 ये बोल रहा था कि अगर कोई व्यक्ति है वो अपने को विधि द्वारा आबद्ध मानता है, लेकिन तथ्य की भूल के कारण सद्भाव पूर्वक विश्वास करते हुए कि वह विधि द्वारा आबद्ध है और वह कोई एक्ट कर देता है, तो वह क्या है, उसको क्षमा किया गया है। कहाँ किया गया है, आपके 76 में, है ना। एग्जाम्पल मैंने अभी क्या बता दिया आपको कि भैया ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट है और ये लॉ की मिस्टेक क्षम्य नहीं है, मतलब इसको क्षमा नहीं मिलेगी, और बाउंड बाय लॉ समझता है, और गुड फेथ में क्या करता है वो व्यक्ति, वर्क करता है। तो आपका 76 ये क्लियर हो जाएगा। इसकी ये मैक्सिम है, इग्नोरेंटिया फेसेट एग्जीक्यूटर और इग्नोरेंटिया नॉन जूरिस नॉन एग्जीक्यूट के बारे में वो क्या करता है, बात करता है। आ जाइए 76 बोलता है कि भैया कोई व्यक्ति क्या करता है, एक्ट ऑफ जज और एक्टिंग जुडिशियली, मतलब सीआरपीसी का अगर आपने 197 देखा होगा, ये रिलेट करता है कहाँ से, 77 से।
क्या बोला गया है, ये बोला गया है न्याय के तक कार्य करते हुए न्यायाधीश द्वारा कार्य। कोई बात अपराध नहीं है जो न्याय के तक कार्य करते हुए न्यायाधीश द्वारा ऐसी शक्ति को प्रयोग में की जाती है जिसके बारे में सद्भावपूर्वक यह विश्वास करता है कि वह विधि द्वारा की गई है। ठीक है, मतलब अगर कोई जज है या कोई जज के अंडर में कोई जज की अथॉरिटी लेकर अगर कोई कार्य कर रहा है और वह वो काम करता है विधि के द्वारा और कोई ऑफेंस हो जाता है, ठीक है, तो वो क्या है आपका, वो ऑफेंस की श्रेणी में नहीं आएगा क्योंकि वो क्या मानता है, आपको विधि द्वारा अबद्ध मानता है। तो ये 77 आपको बोलता है। ठीक है, ठीक है। 78 में लिख लीजिए आप जल्लाद। जल्लाद मतलब उसमें लिखा है कि 78 में कि न्यायालय के निर्णय के आदेश अनुसार, मतलब उसमें आपको ये 77 में एक्ट ऑफ जज है और 78 में आपका ऑर्डर है इसका, जज का या उसके जजमेंट को अनुसरण कर रहे हो। ठीक है, मतलब अगर किसी व्यक्ति से बोला कि भैया इसको क्या टांग दो, फांसी पे टांग दो, अब भैया जल्लाद तो क्या कर रहा है, एक ऑफेंस कर रहा है ना, किसी को फांसी पे लटका रहा है, लेकिन उसका ऑर्डर किसका मिला है, जज का मिला है, अतः उसको संरक्षण मिलता है इसमें 78 में। ठीक है, ये वाली चीज आप याद रखिएगा। 78 में से क्या मिलता है भैया, संरक्षण मिलता है। 79 पे आ जाइए। 79 बोल रहा है विधि द्वारा न्यायमत और तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा कार्य, मतलब ये बोला जाता है 76 बोला जाता है बाउंड बाय लॉ और ये बोला है जस्टिफाई बाय लॉ। मतलब आपका जो 79 है ये बात करता है जस्टिफाई बाय लॉ के बारे में, जस्टिफाइड बाय लॉ। अब इस मैक्सिम को उल्टा कर लो, ये बोलता है कि विधि की भूल क्षम्य किसी भी कीमत पे नहीं रहेगी, है ना। इस मैक्सिम को उल्टा कर लोगे तो आपको क्या आ जाएगा, ये वाला, मतलब ये आपका 76 है और ये आपका क्या है 79 है। ठीक है, जस्टिफाई बाय लॉ। अब जस्टिफाई बाय लॉ मैंने आपको एग्जांपल दिया था, क्या एग्जांपल दिया था कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का मर्डर कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, मर्डर कर रहा है और तीसरा व्यक्ति उसको बचाने के लिए जाता है और चाकू ऐसा निकालता है, ठीक है, और कोई तीसरा व्यक्ति उसको देखता है कि भैया ये तो चाकू मार रहा है उसको, है ना, जबकि उसने गलत देखा, उसने तो सद्भाव पूर्वक क्या किया, कार्य किया विधि द्वारा। विधि क्या बोलती है कि भैया अगर कहीं ऑफेंस हो रहा तो उसको निवारक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। बेचारा वो बचाने की कोशिश करता है और उसके खिलाफ क्या कर देता है, थर्ड पर्सन FIR कर देता है कि भैया इस व्यक्ति ने मारा। तो ये क्या है आपका जस्टिफाई बाय लॉ। आपको अगर एक्सेप्शन में मिलेगा मौका, आपको क्या रखने पड़ेंगे, आपके अपने एविडेंस रखने पड़ेंगे कि सर मैं उसको बचाने गया था, मारने नहीं गया था। क्लियर क्लियर। 79 उसको जस्टिफाई बाय लॉ बोलते हैं, 76 को बाउंड बाय लॉ बोलते हैं। आपका 77 एक्ट ऑफ जज के बारे में बात करता है, 76 ऑर्डर ऑफ जजमेंट और जजमेंट के उसके बारे में बात करता है कि भैया अनुसरण के बारे में कंप्लाइंस लेता है। क्लियर। आगे 80 आपका टॉर्ट में भी देखने मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है, टॉर्ट में भी आपके देखने मिलता है। 80 को बोला जाता है दुर्घटना, क्या है आपका, दुर्घटना बोला जाता है, एक्सीडेंट डूइंग लॉफुल एक्ट। अगर आप कोई लॉफुल एक्ट कर रहे हो और क्या हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है, तो 80 में क्या है आपका, कोई लॉफुल एक्ट है और लॉफुल एक्ट ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, अब इसको बोला जाता है दुर्घटना हो गई भैया। इसमें जो केस बनेगा मोहन सिंह वर्सेस राज्य का केस आप लोग इंपोर्टेंट लगा लेना, मोहन सिंह वर्सेस राज्य, मोहन सिंह वर्सेस राज्य, है ना, मोहन सिंह वर्सेस राज्य वाला। और इसमें एक है ना ये वाली चीज आप लोग ध्यान देना 80। ठीक है, आपका 80 में चेक करने वाली लिस्ट पूरी देखो कौन कौन सी चीजें आपको चेक करनी है 80 के लिए। 80 के लिए आपको चाहिए एक तो लॉ एक्ट, क्या चाहिए आपको, लॉ एक्ट होना चाहिए, लॉफुली एक्ट होना चाहिए। दूसरी चीज आपका क्या होना चाहिए, लॉफुल मैनर होना चाहिए। तीसरी चीज आपका क्या होना चाहिए, लॉफुल मीन्स के द्वारा होना चाहिए। चौथी चीज आपकी क्या होना चाहिए, आपका इंटेंशन जो होना चाहिए वो बैड नहीं होना चाहिए, मतलब आपका बैड इंटेंशन नहीं होना चाहिए। पहली चीज तो विदाउट एनी इंटेंशन, क्रिमिनल इंटेंशन, इसको लिख लो
विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन। ठीक है, चौथी चीज जो आपकी बोली गई है विदाउट नॉलेज। अब भैया नॉलेज का बात करते हैं, एक एक को अपन उठाते हैं, ठीक है, धीरे धीरे, ठीक है। और जो इसमें बचाने वाली चीज़ है, आपको गुड फेथ बोला गया है कि गुड फेथ में अगर काम करता है, और गुड फेथ को हम पढ़ के आए हैं, अभी कहाँ पे पढ़े हैं, 52 में, ड्यू केयर एंड इंटेंशन, ड्यू केयर एंड। अब देखो क्या बोला है, आपका किसी भी व्यक्ति द्वारा कार्य होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, लॉफुल एक्ट होना चाहिए, पहली चीज, तब आपको 80 में संरक्षण मिलेगा। आपका लॉफुल मैनर होना चाहिए, जैसे कि एक जंगल है और एक जंगल में आप क्या करते हो, पेड़ काटने जाते हो, ठीक है। अब आप पेड़ काटने जाते हो तो अब आपको नहीं नॉलेज, आपको नॉलेज नहीं है कि वहाँ पे क्या खिल रहे हैं, उसके पेड़ के पीछे बच्चे खिल रहे हैं, और आप ऐसा पेड़ काटते हो और एक पेड़ की डगार जाके किस पे, उसकी आँख पे लग जाती है डाली, तो उसकी आँख फूट जाती है, ठीक है। अब ये क्या था, ये आपको 80 में संरक्षण मिला, बताओ क्यों, क्योंकि आप जंगल में भैया पेड़ काटोगे तो आप तो बहुत तेज तेज काटोगे, और आपको पहली चीज विदाउट नॉलेज, नॉलेज भी नहीं था कि वहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, आपका इंटेंशन था क्या, नया आपका इंटेंशन था, क्रिमिनल इंटेंशन भी नहीं था। लॉफुल मीन्स, हाँ आप कुल्हाड़ी से ही काटोगे पेड़, है ना, पेड़ और कैसे काटोगे, पेन से तो कटेगा नहीं, ठीक है। तो ये वाले लॉफुल मीन्स होना चाहिए, लॉफुल मैनर होना चाहिए, लॉफुल एक्ट होना चाहिए, विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन और विदाउट नॉलेज होना चाहिए। और गुड फेथ में आपको ड्यू केयर एंड इंटेंशन का बहुत रोल है, आपको देखना पड़िए सतर्कता रूप से काम। अब भैया पता चला कि आप भंवर कुआं पहुंचे और भंवर कुआं पे आपने क्या किया, एक लकड़ी रखी और लकड़ी काटना स्टार्ट कर दिया, तो ये कोई बात होती है क्या, नहीं। ये आपको ड्यू केयर एंड इंटेंशन देखना पड़ेगा, आपको गुड फेथ में कहाँ काम कर रहा है। पता है कि गाड़ियां जा रही हैं, बहुत सारे लड़के लड़कियां वहां से निकलते हैं और आप कुल्हाड़ी लेके पेड़ काटने चले गए भंवर कुआं पे, है ना, कोई भी सड़क पे लकड़ी रख के काट रहे हो तो पक्का है किसी ना किसी को लगेगी। तो यहाँ पे 80 का संरक्षण मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। ये वाली बात आपका 80 बोल रहा है, क्लियर, आगे बढ़े। ये आपके टॉट में है, इसमें केस लिख लो, KM नानावटी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, KM नानावटी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे रहेगा, 105 आपके एक्यूज पे रहेगा, 105 एक्यूज पे उसको बताना पड़ेगा कि दुर्घटना में मृत्यु हुई, इंडियन एविडेंस एक्ट 105। एट्टी वन तो आपको सीधा सीधा बोल रहा है, क्या बोल रहा है आपका 81, देखिए आपका 81 की मैक्सिमम पूछी जाती है, क्वाइट नेसेसरी नॉन हैबिट लेगम नेसेसरी हैज नो लॉ, मतलब ये बोल रहा है कि कार्य जिससे अपहानि कारित होना संभाव्य है। देखो इसमें आवश्यकता का सिद्धांत बोला जाता है, क्या बोला जाता है, आपको पता है कि ऐसे एक्ट से कोई ना कोई हानि तो होनी ही वाली है, तब भी आप क्या करते हो, आपराधिक आशय के बिना, विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन के, वो क्या करते हो, हानि आप कर देते हो। जैसे कि एक बड़ा जहाज है, जहाज कैसा बनता है, जैसा भी बने, ये जहाज है मेरा तो, ठीक है, ये एक बड़ा जहाज है और ये छोटा जहाज है, ठीक है, ये बड़ा जहाज है, छोटा जहाज, दोनों लहर पे चल रहे हैं, ठीक है, दोनों जा रहे हैं। अब ये दोनों जा रहे हैं, यहाँ से सुनामी आ गई भैया बहुत तेज, यहाँ से पानी उड़ालने लगा। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि भैया यहाँ पे कितने लोग बैठे, यहाँ पे 30 लोग और यहाँ पे 10 लोग, तो उसमें एक ही ऑप्शन दिख रहा था, यहाँ से जाने का एक ही रास्ता था, या तो ये मुड़ सकता है या तो मैं मुड़ सकता हूँ, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये इस जहाज को इस तरफ मोड़ के इसको डुबा देता है, जिससे ये क्या कर दे, ये 30 लोग बच जाएं। तो ये क्या है, ये इसने अपराध नहीं किया, ये नेसेसिटी का रूल था कि भैया आवश्यकता है, क्योंकि मुझे 30 लोग बचाना ज़्यादा जरूरी थे सिवाय 10 के, नहीं तो दोनों मरते, है ना। मुझे दोनों मरते से याद आएगा सिद्धार्थ शुक्ला का डायलॉग, याद आया, सिद्धार्थ शुक्ला का डायलॉग याद आया, बिग बॉस का, सलमान खान के एपिसोड का, है
हैं? हाँ, यहाँ मैं किसी से रिश्ता बनाने नहीं आया हूँ। मेरे घर वालों ने सिखाया है कि मेरी बहन से मैं लड़ता हूँ, मेरे बहन में मारा मारी होती है, वो भी मुझे मारती है, ठीक है। मेरी माँ बोल देती है या तो दोनों लड़ो, या तो दोनों मरो, या तो दोनों मत करो, है ना। तो ये वाली बात है ना। तो इसको मैं इनको दोनों नहीं बचा पा रहे थे, ये सिर्फ एक को डुबाने की कोशिश कर दी इनने। तो ये नेसेसरी का आवश्यकता का नियम है, फेमस डायलॉग है, इसलिए याद आ गया आप उनको, ठीक है। टीवी देखता हूँ, ऐसी बात नहीं है। हाँ, ठीक है। इसमें केस लिख लो, मेलवेगरस वर्सेस स्पिंग का केस, केक वर्सेस सार का केस, जहाज डुबा देना आग से बचाने के लिए सही बोला था। आप लोग मत लिखो, इन लोगों को बोल रहा हूँ, लाइव वालों को, ठीक है। विशंबर वर्सेस रुमाल का केस लिख लो, विशंबर वर्सेस रुमाल, ठीक है। और इसमें सबसे फेमस केस है आपका कौन सा? आर वर्सेस डेडले का, आर वर्सेस डेडले स्टीफन का केस है ना। आर वर्सेस डेडले स्टीफन का केस है, ठीक है। अब इसमें देखो, एक केस था इसमें कि भैया एक व्यक्ति था, एक व्यक्ति क्या था, किसी भी व्यक्ति की जीवन को मारना इसमें नेसेसिटी के सिद्धांत में नहीं आता है। किसके सिद्धांत में नहीं आता है? नेसेसिटी के, कि आप किसी व्यक्ति की जान ले रहे हो। वो भैया सर मुझे तो, जैसे कि एक एग्जाम्पल है इसमें, एक एग्जाम्पल और है कि जैसे कि 4 लोग जंगल में भटक जाते, 3 लोग जंगल में भटक जाते हैं, एक छोटा बच्चा रहता है और 3 बड़े बच्चे रहते हैं, आदमी रहते हैं, ठीक है। अब उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, तो उन तीनों का दिमाग चलता है कि भैया हमें तो जिंदा रहना है, छोटे बच्चे को क्या करना है, तो छोटे बच्चे को वो मार के बुझा के और खा लेते हैं। तो ये जब कोर्ट में मामला जाता है तो कोर्ट में पूछा जाता है कि भैया ये जो आवश्यकता का जो नियम था ये एप्लीकेबल नहीं हो रहा। आपको अगर खाना खाना था तो आप खुद मर जाते, आपने उसको क्यों मारा? तो इस कंडीशन में ये एप्लीकेबल नहीं है भैया, है ना। लेकिन एक और एग्जांपल ये वाला आता है कि भैया एक लकड़ी है, एक लकड़ी है और 2 आदमी उस पर तैर रहे हैं, ठीक है। अब उसमें एक अगर, हाँ ठीक है, अब एक आदमी के पास ये लकड़ी पहुंच जाती है और वो उस पर तैरने लगता है। इसी के बाद दूसरा आता है, अगर दूसरा आएगा तो ये लकड़ी पूरी डूब जाती है, क्योंकि 2 का वजन नहीं सहन कर पाएगी, किसी एक का कर पाएगी। तो इस चक्कर में एक को वो क्या दे देता है? धक्का दे देता है, जिसके कारण वो मर गया। इस पे क्या होगा? ये नियम एप्लीकेबल होगा। हाँ, जरूरी था कि भैया मीन्स क्या था आपका? लॉफुल एक ही बच सकता था, तो अपनी जान बचा ली उसने। तो ये वाला इसका थोड़ा एक्सेप्शन लगता है कि आपको जांच, और ये आपके छत्तीसगढ़ में भी पूछे जा सकते हैं, इलस्ट्रेशन इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, अगर जानवर में से इंसान बचाना तो किसको बचाओगे? इंसान को बचाओगे। इंसान बराबर इंसान, मतलब इंसान इंसान को बचा सकता है, इंसान इंसान को मार नहीं सकता है, ठीक है। इंसान को समाप्त कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। इंसान बड़ा है, आप अपने आप को समाप्त कर लो, इंसान को नहीं। बड़ा हार्म बचाने के लिए छोटा कर सकते हो क्या? छोटा हार्म कर सकते हो। ये आपका नेसेसिटी का रूल बोल रहा है, ठीक है। इसमें एक केस रंगा स्वामी वर्सेस सम्राट का केस भी याद रखना। चलो अब आ गए अपन 82। 82 क्या बात करता है? 82 आपका डॉली कैपेक्स, डॉली इन कैपेक्स के बारे में बात करता है। मतलब आपका जो 82 है वो डॉली इन कैपेक्स है। क्या है आपका? डॉली इन कैपेक्स। और ये सीधा सीधा पूछा जाता है तो याद रखना। और जो आपका 83 है ये डॉली कैपेक्स है, डॉली कैपेक्स है। ये बोलता भैया, क्या बोलता है? 7 साल से कम आयु का बच्चा यदि क्या कर देता है? अपराध कर देता है। जैसे 7 साल की कम आयु से बच्चे को बोला जा बेटा कैटरीना कैफ को चाकू मार के आ जा, है ना। तो ये क्या है? वो उसने ऑफेंस नहीं किया, ठीक है। ये वाली बात आपको याद रखनी है। लेकिन इसमें 83 में डॉली कैपेक्स में बोलता है भैया 7 साल से लेके 12 साल तक के बच्चा अगर कोई अपराध करता है वो ऑफेंस नहीं है, लेकिन एक चीज चेक करी जाएगी, उसकी मानसिक स्थिति, वो क्या सोचने समझने की शक्ति रखता था क्या? अगर वो रखता है तो पनिशेबल होगा जुवेनाइल कोर्ट में, अगर नहीं रखता है तो, है ना। तो ये 82 आपका 7 से कम के बारे में बात कर रहा है, 82 आपका 7 से लेके 12 के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। आगे 84 बोल रहा है भैया आप अनसाउंड तरीके से, अनसाउंड माइंड में आपने क्या कर दिया? एक्ट कर दिया, तो क्या वो पनिशेबल होगा? जैसे कि इसमें एक केस बहुत बड़ा केस है इसका भी अपने आप में, ठीक है। केस के बारे में तो नहीं बता रहा हूँ मैं, लेकिन आप इसका कॉन्सेप्ट समझ लो।
कॉन्सेप्ट ये है इसका कि अनसाउंड माइंड वाला व्यक्ति होता है, आपने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा है अच्छे से कि अनसाउंड माइंड व्यक्ति कौन होता है, कौन होता है जो सोचने समझने की शक्ति उस टाइम पे नहीं रखता है। लेकिन अनसाउंड माइंड व्यक्ति द्वारा अगर कोई एक्ट कर दिया जाता है जो सोचने समझने की शक्ति नहीं रखता, तो वास्तविकता वाली बात है कि ये वाला कौन सा होगा, उसका इसमें आ जाएगा। मतलब कार्य की प्रकृति, कार्य की नेचर को, एक्ट के नेचर को जो समझ ना पाए, ठीक है, इसको बोला जाता है। एक केस है मैकनाटन रूल। मैकनाटन रूल पढ़ा है क्या? अच्छा, ऐसा लग तो रहा था जैसे पढ़ा हो, मैकनाटन रूल, ठीक है। तो 84 को क्या बोला जाता है? मैकनाटन रूल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। 84 आपको याद रखना है, डिफरेंसेस नेसेसिटी से रिलेट करता है ये थोड़ा सा, है ना। चलिए आगे 85 और 86, 85 और 86 आपका जो 84 है ये अनसाउंड माइंड, 85 और 86 के साथ ही साथ देख लेना। 85 86, 85 में बोल रहा है कि भैया ऐसे व्यक्ति जो अपनी इच्छा के विरुद्ध क्या करते हैं, मत्तता करते हैं, मतलब इसमें कंसेंट नहीं है, और आपने क्या पिला दी? दारू पिला दी। आओ भाई यार दारू पिए, नहीं 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 मैं नहीं पीता हूँ, ठीक है, तो एक काम करो, माजा पी लेगा क्या? माजा पी लो। उसकी इच्छा के विरुद्ध माजा में क्या मिला दी आपने? शराब मिला दी। तो ये कहाँ आएगा भैया? व्यक्ति 85 में आएगा। अब 85 में जाके वो भैया दारू पीता नहीं था और इच्छा के विरुद्ध आपने पिला दी, और कोई एक्ट कर देगा, ठीक है, जैसे कि भाई साहब वो आए थे एक, और वो क्या कर रहे थे, ठीक है, तो वो ऐसे भाई साहब कहाँ जाएंगे, है ना। इच्छा के विरुद्ध अगर उन्होंने पी होगी दारू तो उनका डिफेंस मिल सकता है इसमें। और एक तो सामने वाला भी ऐसा दारू पिया था और वो वाला भी व्यक्ति दारू पिया था, है ना। तो ये वाली चीज़ आपको ध्यान देने, तब उसमें ये वाली चीज़ भी देखी जाएगी। एक अपना वो साक्षी मलिक वाला के साक्षी मलिक बोल रहा हूँ, साक्षी हत्याकांड वाला जो केस है ना, उसमें जो साहिल खान है, अगर वो देखा जाएगा दिन भर से दारू पी रहा था, तो दिन भर से खुद से दारू पी रहा था कि किसी ने पिलाई थी, उसने मना किया था और पिलाई थी, है ना। वो तो दिन भर से पी रहा था, तो दिन भर से जब पी रहा था तो 86 में खुद अपनी इच्छा के विरुद्ध अगर क्या करते हो, सम्मति से अगर आपने क्या किया है, कोई कार्य किया है, मृत्यु और घोरोपति कार्य करने का आशय ना है, ना ही उसकी संभावना का ज्ञान है, लेकिन आपने अब दारू पी, क्या पी आपने? शराब पी। दारू अच्छा वर्ड नहीं है, शराब ले लेते हैं, है ना। शराब आपने क्या पी? शराब पी ली भैया। अब शराब खुद से पी, इसमें 85 में आपने खुद से नहीं पी थी, अपनी कंसेंट के विरुद्ध पी थी। इसमें 86 में आपने खुद से शराब पी, और लेकिन आपको दो लोगों को दो चीज़ों का नॉलेज ही नहीं है। आपको डेथ का नॉलेज नहीं है कि भैया मेरे इस काम से क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है किसी की। आपको ये नहीं पता कि मेरे इस काम से ग्रेवियस हर्ट हो सकता है किसी को, है ना। और उसकी संभावना का भी आपको क्या नहीं है, पॉसिबिलिटी का भी आपको नॉलेज नहीं है, ठीक है। इस चक्कर में आपको, जैसे कि एक भैया बाबू साहब ने क्या पी? दारू पी, ठीक है। अब दारू पी, वहाँ से एक लड़की गुजर रही थी, तो उनने सोचा कि इस लड़की की हम क्या करें, चोरी कर लें, मोबाइल छीन लें, जो भी करें। अब भैया इनको ये थोड़ी पता था कि अगर हमें मोबाइल छीनूंगा, गले में एक सोने की चेन थी, है ना, उसको ऐसा पकड़ा और वो लड़की छुड़ा रही थी और उसका गला ज़्यादा तेज दब गया और वो मर गई, तो फिर वो कहाँ आएगा? वो 87, क्योंकि इनको नॉलेज नहीं था ना डेथ का, ना ग्रेवियस हर्ट का, ना पॉसिबिलिटी का, उनका इंटेंशन कुछ और था, है ना। तो ये वाली चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। इसका लैटिन फॉर्मूला है जो कि हमने कल पढ़ा था, वॉलेंटी नॉट फिट। आगे पढ़ना है अभी, कितनी जल्दी बोल दिया, है ना। आगे पढ़ना है अभी, ठीक है, ठीक है। इसमें लिख लो एक केस, आप लोग लिख लेना जरा। 86 में केस क्या लिख लेना? नागासिले वर्सेस गिल का केस है। उसको पता था क्या कर रहा है, अगर उसको पता है कि भाई क्या कर रहा है तो फिर इसमें फॉल नहीं होगा, याद रख लेना। जैसे कि एक बारात में एक व्यक्ति जाता है और गोली चलाता है, धाएं धाएं धाएं, पता है भैया तू गोली चला रहा है, और गोली चलाने के बाद तुम पिए हो और तुमने गोली चला दी, तुम गोली तो चला ही रहे हो ना, पता है ना तुम्हें तुम गोली चला रहे हो, और तुम अगर ऐसी चला दो किसी को लग जाएगी तो तुम्हें पता है ना गोली किसी न किसी को लग सकती है ना। और उसके बाद जब पुलिस का सायरन आया और आपने दौड़ लगा दी, इसका मतलब आप नशे में इतने ज़्यादा नहीं हो कि आपको पता ना चल सके कि आपने कौन सा काम किया है। इसमें वही एप्लीकेबल होगा जो दारू पिया हुआ है खुद से और उसको पता नहीं है कि वो क्या कर रहा है। जैसे कि सबसे अच्छा एग्जांपल आपको रोडों पे दिखेगा, वो ऐसा ऐसा चलते हुए व्यक्ति आता है ना, उसको पता नहीं रहता कि वो क्या कर रहा है,
वो मान सकता हूं मैं। आप बड़े गाड़ी के पी करते रहो, उसको पता नहीं है, वो व्यक्ति मानेगा कि 86 में आएगा, है ना, बाकी नहीं आएगा। अजीब और गरीब लोग हैं यार। साला मोदी जी बोल रहे हैं स्वच्छता अभियान चलाने का, शिवराज सिंह चौहान और इंसान इंसान को टॉयलेट बना के कर देते हैं। कैसे लोग हैं यार। ठीक है, 87 आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 87 क्या बात कर रहा है आपका? 87 बात कर रहा है आपका, एक्ट नॉट इंटेंडेड टू नॉट नो ऑफ द लाइकली टू डेथ कॉज ऑफ द ग्रेवियस हर्ट एंड एक्ट डन बाय कंसेंट। मतलब ये बोल रहा है भैया हमारी सहमति से किया गया कार्य जिससे हमें मृत्यु और घोर उपाधि कारित होने का आशय नहीं है, ना तो संभावना है। मतलब आपकी कंसेंट तो है ना, आपकी क्या है, इसी के साथ 92 पढ़ लेना, दोनों एक ही बात बोल रहा है। ठीक है, कंसेंट तो है ना, क्या है आपका कंसेंट है कि भैया आपकी कंसेंट है कि आप दे रहे हो मुझे कंसेंट, और लेकिन आपने कंसेंट ये थोड़ी दी कि मुझे क्या कर दो, कंसेंट दे दी। जैसे कि एक व्यक्ति क्या है बहुत, जैसे कि ये देखो, आ और या आमोदार्थ आपस में पट्टेबाजी के लिए सहमत होते हैं। आ ने जो सहमति दी अपहानि कहने की पट्टेबाजी के खेल विरुद्ध ना होते हुए हानि उठाने के लिए सहमत है। मतलब एक सट्टा पद्दम के विरुद्ध करार पड़े हैं अपन ने, वेजेस कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है ना, उसमें सहमति मिलती है ना दोनों पार्टियों की। अब उनने सहमति दे दी, लेकिन उनको सहमति से ये नहीं पता था भैया इससे हमें क्या हो सकती है, बहुत नुकसान हो सकता है, लेकिन ये तो फायदे के लिए था। ठीक है, तो भैया वो पूरा उसको उपहति हो जाती है, पूरा पैसा हार जाता है, सब चीज़ें हो जाती हैं, मानसिक स्थिति कमजोर हो जाती है ना। उपहति का आपको 4 तरीके से दिया, अंग शिथिल, शरीर, मानसिक स्थिति, ये सब चीज़ें, बॉडीली पेन, है ना। तो 319 की डेफिनेशन आपको समझ में आ जाएगा। तो उसने क्या किया, कोई अपराध नहीं किया, इसलिए इसकी मैक्सिमम बनती है वॉलेंटी नॉट फिट इंजूरिया। वॉलेंटी नॉट फिट मतलब आप खुद से क्या करते हो, स्वेच्छा से किए गए कार्य के लिए क्षति प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होते। ये टॉर्ट में जाता है, काय में जाता है ये मामला, टॉर्ट में जाता है कि आप खुद से अगर कंसेंट दे रहे हो कि हाँ भैया जितनी भी क्षति होगी मैं उठाऊंगा। कौन उठाएगा? अपुन, साला झुकेगा नहीं, अपुन उठाएगा क्षति, है ना। तो फिर ये बोलती है वॉलेंटी नॉट फिट इंजूरिया, आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगा फिर आपको उसका। ठीक है ना, आप सूट ला सके। आपका 87 हो गया। 88 क्या बोल रहा है? 88 बोल रहा है एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज और डेथ, है ना, मृत्यु कारित करने का आपको आशय नहीं है। ऊपर मृत्यु कारित करना था और घोर उपहति भी थी, है ना। इसमें सिर्फ सद्भाव पूर्वक कार्य कर रहे हैं, सब में गुड फेथ में काम करना है ना। और 87 में एक चीज और याद रखना, 18 वर्ष की आयु के व्यक्ति को बोला है, 18 वर्ष के आयु की व्यक्ति से ऊपर वाला व्यक्ति, 18 वर्ष की जिसकी आयु हो गई वो कंसेंट देता है। मैं माइनर बच्चा बोला हाँ ठीक है कंसेंट दे दो, 5 लाख रुपए मेरी तरफ से भी, क्योंकि उसके अकाउंट में पापा ने रख दिए होंगे। आजकल 18 साल क्या होता है, कुछ नहीं होता है। 17 साल में, 16 15 साल में दिमाग आ जाता है, आईफोन आ जाता है, सब चीज़ें आ जाती हैं, है ना। तो ये वाली चीज़ें हैं। तो भैया 18 साल से ऊपर वाले के लिए है ये, 18 साल है इसमें व्यक्ति की आयु, ये लिख लेना। ठीक है, 18 साल भी लिख लेना आप लोग। ठीक है, अब इसमें बोला किसी व्यक्ति के फायदे के लिए। अब भैया 88 में आप क्या कर रहे हो, किसी व्यक्ति का फायदा कर रहे हो और सम्मति से सद्भाव पूर्वक किया कर मृत्यु कारित करने का नहीं है। ठीक है, बेनिफिट है ना, ये वाला याद रखना, ओनली डेथ है। क्या है? ओनली डेथ, नॉट इंटेंशन। एग्जाम्पल पढ़ लो, एक भैया डॉक्टर है, डॉक्टर क्या बोलता है भैया, ये बोल रहा है कि हम आपके क्या करेंगे, ऑपरेशन करेंगे कि उससे आपकी क्या हो जाएगी, कैंसर से मुक्ति हो जाएगी। लेकिन वो क्या होता है, ऑपरेशन में एक चीज बोलता है कि आपका ऑपरेशन कर देंगे लेकिन हो सकता है आपकी जान भी चली जाए, है ना, ये वाली चीज हो सकती है। तो उसको यह संभाव्य जानते हुए कि मृत्यु कारित होने की संभावना है इसमें, तब भी उसके फायदे के लिए वो क्या करता है, डॉक्टर ऑपरेशन करता है। जब डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो ये अगर व्यक्ति वो मर गया तो क्या ये अपराध होगा? नहीं होगा, क्योंकि उसने क्या दी थी आपकी, पहली चीज कंसेंट दी थी और दूसरी चीज उसके फायदे के लिए आप क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। तो ये वाली चीज आपका 87 में जा रहा है, 88 में जा रहा है। 88 में भी फायदा है, फायदे के लिए आपने, कंसेंट के लिए आपने क्या किया थी, ओनली डेथ है, ओनली डेथ है। इस वाले में आपका ग्रेवियस हार्ट है, आपका डेथ है, इन दोनों का इंटेंशन नहीं था लेकिन आपने कंसेंट दे दी थी। ठीक है, ये वाली चीज़ आपको ध्यान रखना है। 88 वॉलेंटी नॉट फिट इंजूरिया।
88 89 संरक्षक द्वारा उसकी सहमति से शिशु या अनुमत व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य। मतलब आपका किसी भी आपका कोई गार्जियन है, चाहे उनके माता पिता हैं, है ना, उनकी सहमति लेनी है। पहली चीज़ क्या लेनी है? उनकी सहमति लेनी है। और ठीक है, चाहे कोई शिशु है, अब शिशु मतलब बच्चा ही होगा, है ना, बच्चा या उन्मत्त व्यक्ति, कोई पागल व्यक्ति है, ठीक है, उसके फायदे के लिए अगर कोई गुड फेथ में अगर काम किया जाता, लेकिन इनकी क्या लेनी, पहले सहमति लेनी है। ठीक है। अच्छा, इसमें लिखा है कि 12 वर्ष से कम आयु का क्या होना चाहिए? बच्चा होना चाहिए। बच्चे से मीनिंग क्या बताया अन्य शिशु? 12 वर्ष। कितनी बताई आपकी? 12 वर्ष। और जो आपका अनसाउंड माइंड बताया है, उसके फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक किसी संरक्षण विधि द्वारा बाहर साधक दूसरे व्यक्ति द्वारा या अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति सम्मति से किया जाए, है ना, तो अपहानि अगर उसको कोई लॉस होता है तो वो क्या नहीं है आपका, फिर ऑफेंस नहीं है। ये वाली चीज आपको याद रखनी है। ठीक है। भले उस व्यक्ति को कार्य करने का आशय या आशय संभाव्यता का भले उसको ज्ञान हो। ठीक है। इसके प्रोवाइजो आप लोग देख लेना, इसके प्रोवाइजो बहुत सारे दिए हैं। सहमति को परिभाषित किया गया है, ठीक है, 90 में सहमति को परिभाषित कहाँ किया गया है? आपका सेक्शन 90 में। देखो 89 और 92 साथ में पढ़ लेते हैं। 89 और 92 देखो। इंटेंशन देखो, पहला इंटेंशन क्या है आपका? ठीक है। इसमें से क्या, एक तो आपका डेथ का इंटेंशन नहीं है, ये भी इंटेंशन नहीं है, लेकिन आप क्या कर रहे हो? हर्ट कर सकते हो और ग्रीवियस हर्ट कर सकते हो। ये वाली चीज आपको देखने मिलेगी यहाँ पे। दूसरी चीज आपका नॉलेज देखने मिलेगा। नॉलेज क्या है आपका? हर्ट हो सकता है और ग्रेवियस हर्ट हो सकता है, लेकिन मृत्यु नहीं। मृत्यु और अटेम्प्ट टू मृत्यु नहीं हो सकती है। ठीक है। अब दोनों की कंडीशन में नॉलेज भी देखो, नॉलेज के किसके बारे में? डेथ। ये तो यस या नो, या तो हो सकती है या तो नहीं हो सकती है। ठीक है। यदि होती है तो बचाएं किससे? आप कैसे बचाओगे? यदि मृत्यु होती है तो ये आपके एक्सेप्शन बचा लेंगे। आप आपको कैसे बचा लेंगे आपके एक्सेप्शन? एक तो प्रिवेंशन है, एक तो डेथ है, दूसरा ग्रेवियस हर्ट है, दूसरा क्यूरेटिव है आपका, और चौथा क्या है? इन्फर्मिटी है। ठीक है। इस कंडीशन में बचाते हैं आपको। ठीक है। और आपका 89 जो है प्रीवियस ग्रेवियस हर्ट और डेथ अंग शिथिल तीनों के बारे में बात करता है। ठीक है। ऊपर वाला फर्स्ट प्रोवाइजो जो आपका है ना, दूसरे पहले वाले में क्या बोला है? आपके प्रोवाइजो है ये, है ना। पहले वाले में आपके क्या बोला है? डेथ और अटेम्प्ट टू डेथ के बारे में बोला है। दूसरे वाले में आपके ग्रेवियस हर्ट के बारे में बात करता है। ठीक है। और 92 में सिर्फ हर्ट है और डेथ है। ठीक है। ग्रेवियस हर्ट नहीं है 92 में। 92 में सिर्फ क्या है आपका? हर्ट है और डेथ है। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, जब पूरा पूरा आप लोग पढ़ोगे ना तब आपको समझ में आएगा। तो ये वाली चीजें आप निकालना। अच्छा, अवेटमेंट ना हो इसमें, 92 में अवेटमेंट नहीं है, दुष्प्रेरण ना हो, ये सब एक्सेप्शन में है। ठीक है, देख लेना। उसके बाद 90 में आपकी कंसेंट है। ठीक है। 19 में आपकी क्या है? 90 में कंसेंट है। ठीक है, ये वाला। और उससे 90 का सीधा सेक्शन पूछा जाता है, उसमें लिखा रहता है आपका थ्रेट और आपका एक तो फियर है और एक आपका क्या है? मिसकंसेप्शन, मतलब भ्रम। क्या है आपका? मिसकंसेप्शन। और थ्रेट के कारण आपने क्या दे दी? कंसेंट दे दी है। ठीक है। जैसे कि शिशु की सम्मति, 12 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को शिशु, है ना, उसका ये वाला चीज बोला जाता है ये। और दूसरा आपको पागल व्यक्ति जो चित्त विकृति के कारण परिणाम को समझने में असमर्थ है, एक ये वाला है ना। तो ये आपका क्या है? मिसकंसेप्शन और फियर, दोनों चीजें याद रखना। और इसमें 12 वर्ष वाली चीजें याद रखना कि शिशु की सम्मति तत्प्रतिकूल नहीं होगी यदि व्यक्ति ने 12 वर्ष की कम आयु का है। देखो कंसेंट कौन किसकी नहीं मानी जाएगी? एक तो आपको पागल जो अनसाउंड माइंड व्यक्ति है, ठीक है, वो दे रहा है तो वो कंसेंट नहीं आएगी। 12 वर्ष से कम आयु का बच्चा दे रहा है तो कंसेंट नहीं आएगी। 12 वर्ष से कम आयु का और अनसाउंड वाला एक प्रोविजन और आप 89 और 92 में पढ़ के आ गए हैं। ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है कि भैया उनकी संरक्षण, उनके गार्जियन की क्या लेगी? हम कंसेंट लेंगे। अब 91
91 क्या बात करता है आपका, 91 बात करता है कि ऐसे कार्यों का अपवर्जन जो अपहानि के बिना स्वतः ही क्या हो जाते हैं, अपराध हो जाते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट से मतलब कंसेंट से फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वह स्वतः ही अपराध है। मतलब बॉक्सिंग, अब बॉक्सिंग खेलने जा रहे हो डब्ल्यू है ना, और वो ऐसे ऐसे कार्यों के आप क्या दे रहे हो, कंसेंट दे रहे हो। अब एक पड़ गया अपने, तो अपने होते हैं ना, उसमें वो भी अगर निपट गया, निपट जाता है कि नहीं, मर जाता है ना लास्ट में, तो वो क्या है, आपने कंसेंट दी थी ना बॉक्सिंग की, तो ये किस में जाएगा, बॉक्सिंग की कंसेंट आपका 91, तो मतलब स्वतः ही वो क्या बना दे, आपका अपराध बना दे, है ना। तो ये वाली चीज है, अपहानि के बिना स्वतः ही क्या है, वो अपराध है। जैसे कि इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल ये वाला बॉक्सिंग, तो ठीक है, बॉक्सिंग तो मैंने माना कि चलो ठीक है, बॉक्सिंग मान लिया, लेकिन आप बॉक्सिंग करने के लिए आपने कंसेंट दे दिया, पता है एक तो मरेगा एक जिएगा, ठीक है, तो ये तो स्वतः अपराध है कि बॉक्सिंग में किसी को मारना नहीं है, तो आप जान से मार देते तो ये तो अपराध बनेगा ना। उसके बाद आपका जो आपका एग्जाम्पल दे रहा 312 में बोला जाता है भैया गर्भवती महिला की स्त्री के बारे में कि किसी स्त्री का गर्भपात करना, है ना, गर्भपात करने के आशय से आपका करते हो, काम करते हो, और उसमें क्या हो जाए, स्त्री खुद ही मर जाए, तो ये तो अपराध है ना, नहीं है भले उसने कंसेंट दे दी हो स्त्री ने। ठीक है, ये वाली चीज 92 बोलता है गर्भित सहमति के बारे में बात करता है ये। ठीक है, सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य, एक्सीडेंटल केस है ये। ठीक है, 92 बोल रहा है कि सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य, मतलब एक्ट डन गुड फेथ बेनिफिट ऑफ द पर्सन विदाउट कंसेंट, मतलब विदाउट कंसेंट आप उसके गुड फेथ में काम करते हो, इसके उसके बेनिफिट के लिए, तो ये वाली चीज़ कहाँ जाती है, 92 बड़े अच्छे से पढ़ चुके हैं, 89 से इसको रिलेट करके पढ़ लेना। उसका गार्जियन ये फलाना दिखाना, उसकी सम्मति मिल गई तो ठीक है, और नहीं मिली तो नहीं लो, उसको बचाना बहुत ज़रूरी है। जैसे एक व्यक्ति का क्या होगा, एक्सीडेंट हो गया, अब उस टाइम पे गार्जियन का पता नहीं, किसी का पता नहीं, लेकिन डॉक्टर को लगता है कि इसको बचाना क्या है, जरूरी है, और वो व्यक्ति डॉक्टर बचाते बचाते वो व्यक्ति क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है, तो क्या डॉक्टर ने मार दिया उसको, नहीं भैया, ये उसने क्या किया है, सम्मति के बिना गुड फेथ में उसके बेनिफिट के लिए क्या किया है, काम किया है, तो 92 उसको बचा लेगा। क्लियर, ठीक है। ऐसे ही इसका इलस्ट्रेशन होता है, एक बाघ उठा लिया जाता है, किसी बच्चे को बाघ उठा लिया जाता है, और वो उसको छुड़ाने के लिए गोली मारता है बाघ को, लेकिन लग जाती है किसको, बच्चे को, ये गुड फेथ में काम किया था, समझ रहे। आगे 93 किसके बारे में बोल रहा है, कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ के बारे में। कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ मतलब आपने किसी व्यक्ति को गुड फेथ में क्या दी, कम्युनिकेशन दी, और वो सुन के वो हो गया, मर गया, तो ये क्या है भैया, ये अपराध नहीं है, आपने तो गुड फेथ में बचाया था ना, गुड फेथ में। जैसे कि किसी व्यक्ति को कैंसर है ना, अब उस व्यक्ति को हाँ, तो किसी व्यक्ति को कैंसर है, अब कैंसर आपको बताना तो पड़ेगा, वो खुद ही आया, दूसरा तो आया नहीं है, तो आपने क्या किया, उसके फायदे के लिए कि भैया तेरा इलाज चल जाए, तू ठीक हो जाए, ये वाली दवाइयाँ मैं स्टार्ट कर दूंगा, उसको बताया भाई तुझे कैंसर है, 3-4 महीने हैं, तो प्रॉपर टेंशन, मर गया, खत्म खेल उसका, तो ये क्या है, ये भी अपराध नहीं है। तो 93 में और 92 में अंतर समझ में आ रहा है ना, 90 और 89 में भी समझ में आ रहा है ना, है ना, और 90 में कंसेंट है आपकी, 88 भी समझ में आ रहा है, 88 में आपका 87 और 18 वर्ष वाली चीज़ समझ में आ रही, 86 में आपको खुद से दारू पी रहा हो, 85 में आपको पिला दी गई है, 84 में आपका अनसाउंड माइंड, 83 में डॉली कैपेक्स मतलब 7 से 12, और 82 में आपका 7 साल के 0 से 7 वाला, ठीक है। 81 में आपका नेसेसिटी का रूल, वो आपका लकड़ी वाला एग्जाम्पल याद रखना, 80 में दुर्घटना याद रखना टॉर्ट वाले के लिए, और 79 में आपका जस्टिफाई बाय लॉ, 77 में आपका क्या, 78 में आपका जल्लाद याद रखना, 77 में आपका एक्ट ऑफ जज याद रखना, 76 में आपका क्या याद रखना, बाउंड बाय लॉ, ठीक है, उसमें जस्टिफाई बाय लॉ, ठीक है। इसके बाद 94 में कुछ नहीं है, 94 सीधा बोलता है विधि, जो 94 में आपका 94 पढ़ लिया क्या, नहीं पढ़ाया। 94 ये बोल रहा है ऑक्ट विच पर्सन ऑफ द कंपेल विद द थ्रेट, वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया जाए। भैया आपको हत्या या मृत्यु दंड की पनिशमेंट के राज्य के विरुद्ध छोड़ के, मतलब आप स्टेट के विरुद्ध अपराध नहीं करोगे, आप डेथ सेंटेंस किसी की मृत्यु नहीं करोगे, आप किसी को
हत्या नहीं करोगे। मतलब आपको 3 चीज़ें छोड़ देनी है। किसमें? 94 में आपको 3 चीज़ें छोड़ता है वो। कौन कौन सी चीज़ छोड़ रहा है? एक तो आपका 94 में डेथ छोड़ रहा है, एक तो आपका 94 में मर्डर छोड़ रहा है, एक तो आपका 94 में अगेंस्ट ऑफेंस स्टेट छोड़ रहा है कि आप 3 चीज़ों में दबाव में काम नहीं करोगे। बाकी आप दबाव में अगर किसी के धमका रहा है, किसी ने डराया धमकाया है और तब आप काम करते हो तो उसको पनिशेबल नहीं किया जाएगा। लेकिन अपन जानबूझ के क्या करते हो? टोली में शामिल हो जाते हो, डाकुओं की टोली में, है ना, तो ये ऑफेंस है भैया, है ना। ये नहीं बोलोगे कि भैया सर दबाव में किया था, ये वाली चीज़ आपकी नहीं आएगी। इसमें तत्काल मृत्यु का भय होना चाहिए। किसका? आपका डराना ऐसा होना चाहिए कि भैया उससे तत्काल मृत्यु का क्या हो जाए, उसको भय हो जाए कि ये मुझे मार देगा। समझ गए? 94 मैक्सिम मैक्सिम इसकी मैक्सिम है एक्टस मी इनविटो फैक्टस नॉन इट्स मींस एक्टस एक्टस मीन एक्टस मी इनविटो फैक्टस नॉन फिट मींस एक्टस। ठीक है, ये आपकी 94 की क्या है? आपकी मैक्सिम है, याद रखना। इसमें केस है बच्चन लाल वर्सेस स्टेट का केस है। डेड बॉडी को छुपाने के लिए उसके माथे पर उसकी गोली पर रखकर बोला कि इस कार्य को करता है या नहीं, यह अपराध नहीं है। 94 का क्या मिलेगा? डिफेंस मिलेगा। क्लियर? जैसे कि डेड बॉडी को छुपाने के लिए बोलता है, डेड बॉडी छुपाओ, है ना, ये भी ऑफेंस है ना, डेड बॉडी को छुपाना। ठीक है। 95 किसके बारे में बात कर रहा है? आपका एक्ट कॉजिंग लाइट हार्म के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, ये मैक्सिम है आपका डी मिनिमिस नॉट क्यूरेट लेक्स। विधि तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देती। तुच्छ बातें मतलब छोटी मोटी चीज पे क्या नहीं देती? ध्यान नहीं देती है ना। तो 95 आपका सीधा सीधा बोलता है। ठीक है, मतलब आपको अपराध नहीं है अगर कोई अपहानी कार्य करता है और आपका आशय भी है ना, जानते हो, आप ज्ञात है, उसके बारे में नॉलेज है, लेकिन वह उसका स्वभाव कैसे है? अपराध का मामूली है, बहुत ही मामूली। ठीक है, तो 95 में आपको क्या नहीं किया जाएगा? पनिश नहीं किया जाएगा। 95 का संरक्षण मिलेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये हमारे जनरल एक्सेप्शन थे। इसके बाद हमारे प्रॉपर्टी और बॉडी के बारे में हम कल करेंगे। इसी के साथ नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद।